मॉम, ये एसी को क्या हो गया? बेटा मैंने बंद कर दिया है, दोपहर से चल रहा है। अब ऐसा करो, थोड़ी देर बाहर जाकर खेलाओ। ताजी हवा में खेलोगे तो अच्छा लगेगा तुम्हें। नो मॉम, आप मुझे इतनी गर्मी में बाहर जाने के लिए बोल भी कैसे सकती हो? वैसे भी मेरा वीडियो गेम खेलने का मन है, मैं कहीं नहीं जा रहा। इतना कहकर नैतिक ने अपने कमरे का एसी चालू किया और वीडियो गेम खेलने लगा। जब से गर्मियां शुरू हुई थी, तब से नैतिक सिर्फ स्कूल जाने के लिए ही अपने घर से बाहर निकलता था। इसके बाद उसकी स्कूल बस से लेकर उसकी क्लास तक हर जगह एसी की व्यवस्था थी, लेकिन हर किसी का नसीब नैतिक जैसा नहीं था। मेम साहब, वो एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ बोलना, क्या हुआ? छुट्टी चाहिए क्या? नहीं नहीं, वो क्या है ना मेम साहब, मेरा छोटा भाई है ना रवि, सारा दिन वो घर पर खाली बैठा रहता है, गर्मी में परेशान भी होता है। तो मैं सोच रही थी कि उसे भी अपने साथ यहाँ ले आया करूं। यहाँ आएगा तो मेरा कुछ हाथ ही बटा देगा और ऐसे काम भी जल्दी हो जाया करेगा। ठीक है, ले आया कर उसे, बस ध्यान रहे कोई शैतानी ना करे वो, ठीक है? हाँ मेम साहब, मैं उसे समझा दूंगी। छाया नैतिक के घर नौकरानी थी। वो घर के सारे काम किया करती थी। उस पर अपने छोटे भाई रवि की पूरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि छाया और रवि ने अपने माता पिता को कई साल पहले एक सड़क हादसे में खो दिया था। छाया बड़ी थी तो वो खुद काम करके रवि को एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश कर रही थी। हालांकि ये सब उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। दीदी, मुझे प्यास लगी है, पानी दो ना। हाँ रुक जा, अभी देती हूँ। ये क्या दीदी, यहाँ तो फ्रिज है, इसमें से निकाल करके ठंडा पानी दो ना। ठंडा पानी? रहने दे रवि, मालकिन खुद दे तो बात और है, लेकिन मैं खुद उनके फ्रिज को हाथ नहीं लगाती हूँ। तो उनसे मांग लो ना, मुझे तो ठंडा पानी ही पीना है। छाया के समझाने पर भी रवि नहीं माना। उसने ठंडा पानी पीने की जिद पकड़ ली थी। छाया ने निधि को ढूंढने की कोशिश की, पर वो उस वक्त घर पर नहीं थी। हार मानकर छाया खुद ही फ्रिज खोलकर पानी की बोतल निकालने लगी। तभी वहां नैतिक आ गया। ए, क्या कर रही हो तुम? मेरी आइसक्रीम चुरा रही हो ना? नहीं नैतिक बाबा, मैं तो बस ये पानी ले रही थी। झूठ बोल रही हो, मम्मी घर पर नहीं है तो तुमने क्या सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और तुम दोनों भाई बहन मजे से मेरी आइसक्रीम चुरा कर खा लोगे? नहीं भैया, मेरी दीदी चोरी नहीं कर रही थी, वो तो मेरे लिए ठंडा पानी निकाल रही थी। मैं सच कह रहा हूं, मैंने ही जिद की थी ठंडा पानी पीने की। तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने देखा था जब मैं अपनी आइसक्रीम को फ्रिज में रख रहा था तो तुम मुझे ही देखे जा रहे थे। अरे आइसक्रीम खानी ही है तो खुद खरीद कर खा लो ना। लेकिन रुको, तुम लोग तो गरीब हो ना, चलो हटो यहां से। नैतिक फौरन फ्रिज से अपनी आइसक्रीम निकालकर उसे छाया और रवि के सामने ही बड़े मजे से खाने लगता है। ये साफ दिख रहा था कि नैतिक उन दोनों को चिढ़ा रहा था। दीदी, वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? हम गरीब हैं तो क्या, हम चोर नहीं हैं। कोई बात नहीं रवि, तू शांत हो जा। वैसे गलती हमारी भी तो है, हमें मेम साहब का इंतजार करना चाहिए था। उनसे बिना पूछे फ्रिज को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। अब रवि को ना तो ठंडा पानी पीना था और ना ही नैतिक के घर में और रुकना था। वो घर जाने की जिद करने लगा तो छाया ने उसे समझाया, तू क्या करेगा अकेला घर पर? हाँ देख, मैं तुझे यहाँ अपनी मदद के लिए लाई थी, तू वो करना, फालतू की बातों पर ध्यान मत दे, समझा कर। छाया की बात रवि को समझ आ गई और वो सब कुछ भूलकर काम में छाया की मदद करने लगा। छाया रसोई में बर्तन धोने लगी तो रवि घर में झाड़ू लगाने लगा। झाड़ू लगाते हुए रवि नैतिक के कमरे में पहुंचा तो वहां पहले से ही एसी चल रहा था और नैतिक वहां बड़े मजे से वीडियो गेम खेल रहा था। रवि चुपचाप कमरे में झाड़ू लगाने लगा।
एसी की ठंडक उसने पहली बार महसूस की थी तो उसे बहुत ही अच्छा लगने लगा। अरे वाह भैया, आपका कमरा तो कितना ठंडा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बाहर तो कितनी गर्मी है। ओ माय गॉड, तुम तो एक नंबर के बेवकूफ हो। तुम्हें ये एसी दिखाई नहीं दे रहा है क्या? एक मिनट, अब ये मत कहना कि तुम्हें एसी के बारे में कुछ भी नहीं पता। नहीं भैया, मुझे नहीं पता। उफ, तुम गरीब लोग भी ना। सच में तुम लोगों की लाइफ कितनी बेकार है। अब तुम यहां खड़े होकर मेरा गेम मत बेकार करो। फालतू में डिस्टर्ब कर दिया मुझे। एसी देख लिया ना, और इसकी ठंडी हवा भी खा ली। अब जाओ यहां से, और आगे से कभी भी मुझसे पूछे बिना मेरे कमरे में मत आना, समझे? नैतिक ने एक बार फिर रवि की बेइज्जती की थी, लेकिन रवि ने उससे कुछ नहीं कहा और चुपचाप सिर झुकाकर नैतिक के कमरे से बाहर आ गया। दीदी रहने दो, हम यहाँ काम नहीं करेंगे, कहीं और काम ढूंढ लेंगे हम। हैं? ये क्या बोल रहा है? तो ठीक तो है, काम मिलना कितना मुश्किल होता है, तुझे कुछ पता भी है? इतना भी मुश्किल हो दीदी, पर हम ऐसी जगह काम करेंगे जहाँ ना तो एसी हो और ना ही ठंडा पानी देने वाला ऐसा फ्रिज हो। ये तू क्या बोल रहा है? क्या मतलब है तेरा? हाँ दीदी, नैतिक भैया को लगता है कि हमारे पास ये सब नहीं है तो हम बेकार हैं। रवि, हम बेकार नहीं हैं, बस थोड़े मजबूर हैं। इसीलिए ये गर्मियां हमारे लिए मुसीबत बनकर आती हैं। तू देखना, एक दिन ये सब चीजें हमारे पास भी होंगी। नहीं दीदी, मुझे ये सब नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए। मैंने देख लिया है, ये सब चीजें जिसके पास भी होती हैं वो बहुत बुरा बन जाता है, बिल्कुल नैतिक भैया की तरह। छाया नैतिक को समझा पाती उससे पहले ही उसने रसोई के बाहर खड़ी निधि को देख लिया। मेम साहब, आप आ गई? ये देखिए, रसोई का सारा काम हो गया, मैं बस ये झाड़ू ही लगाने जा रही थी। रुको छाया, ये सब बाद में हो जाएगा। पहले मुझे ये बताओ कि ये रवि नैतिक के बारे में क्या कह रहा था? कुछ भी तो नहीं मेम साहब, वो गलती इसी की थी। नैतिक भैया ने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो छाया, जो हुआ है मुझे सब सच सच बताओ। निधि के जोर देने पर छाया उसे सारी बात बताती है। सब कुछ जानने के बाद भी निधि नैतिक को बुलाकर उससे कुछ नहीं कहती। फिर अगले दिन, मॉम, मेरे रूम का एसी नहीं चल रहा है और फैन भी चलते चलते अपने आप ही बंद हो गया। आप देखो ना क्या प्रॉब्लम है। बेटा, कल रात से ही लाइट नहीं है, इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा है, बस इसीलिए सब कुछ बंद है। क्या? बट मॉम, लाइट कब तक आएगी? आज तो सारा दिन नहीं आएगी। हाँ, कल तक शायद आ जाए। इलेक्ट्रिसिटी लाइन में कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा है। नो मॉम, आज तो संडे है, तो सारा दिन मैं बिना एसी के और फैन के कैसे रहूंगा? वैसे ही जैसे सब रह रहे हैं बेटा। लाइट तो पूरी सोसाइटी की गई है ना। इतना कहकर निधि अपने काम में लग गई। बिना एसी के कुछ ही देर में नैतिक की हालत खराब होने लगी। उससे गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। उफ, बस बहुत हो गया, मुझे ठंडा पानी चाहिए। नहीं, ऐसा करता हूँ, कल फ्रिज में जो आइसक्रीम छोड़ी थी मैंने, जाकर उसे खाता हूँ। लाइट ना होने की वजह से नैतिक की आइसक्रीम पूरी तरह से पिघल चुकी थी और पीने के लिए ठंडा पानी भी नहीं था। ये देखकर नैतिक का पारा और चढ़ गया। मॉम, ये क्या है? मेरी आइसक्रीम मेल्ट कैसे हुई? और ये पानी, ये तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। नैतिक, तुम भूल गए क्या? फ्रिज भी तो लाइट से ही चलता है ना बेटा। ओह नो मॉम, कुछ तो करो, अब मैं ये गर्मी और बर्दाश्त नहीं कर सकता। पापा को बोलो ना, कुछ तो करें, मेरे रूम का एसी और ये फ्रिज ऑन करवाओ ना जल्दी से। पापा कुछ नहीं कर सकते नैतिक, लाइट जब तक नहीं आती हमें ऐसे ही रहना होगा। तुम्हें पता है, ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिनके पास ये एसी और फ्रिज तो छोड़ो, घर में लगाने के लिए एक फैन भी नहीं होता। वो हमेशा इनके बिना ही रहते हैं। लेकिन बेटा, गर्मियां तो उनके लिए भी बराबर ही पड़ती है ना।
तो सोचो वो लोग कैसे रहते होंगे। और तुम्हें तो सिर्फ वक्त काटना है, लेकिन वो तो इस गर्मी में भी खूब मेहनत करते हैं ताकि अपने लिए खाने का इंतजाम कर सके। नैतिक अपनी मां का इशारा समझ गया था, क्योंकि पास ही में छाया और रवि अपना काम कर रहे थे। उन्हें भी गर्मी लग रही थी, लेकिन वो नैतिक की तरह परेशान नहीं थे, बल्कि पूरे मन से अपना काम कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद, नैतिक, लो बेटा, पापा तुम्हारे लिए ये ठंडा जूस लेकर आए हैं। देखो, एकदम चिल्ड है। लो, पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। थैंक यू मॉम। नैतिक ने इस बार वो जूस अकेले नहीं पिया, बल्कि उसने जूस का एक एक गिलास पहले छाया और फिर रवि की तरफ बढ़ाया, और फिर खुद के लिए उसने जूस लिया। छाया और रवि एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, और निधि नैतिक की तरफ देखकर। फिर अगले ही पल घर की लाइट भी आ गई, जो असल में सिर्फ नैतिक को सबक सिखाने के लिए गई थी। कहते हैं कि अगर नियत अच्छी हो तो भगवान किसी न किसी रूप में मदद करते हैं। ऐसा ही हुआ था गरीब चंदा के साथ। चंदा की सास शांति ने उसे घर से निकाल दिया था। फिर गरीब चंदा को मिला एक जादुई चूल्हा, जिसकी मदद से चंदा ने न सिर्फ अपनी बल्कि अपने ससुराल की गरीबी भी दूर कर दी। चंदा की नई नई शादी हुई थी। ससुराल में सभी चंदा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी सास शांति उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि चंदा का परिवार बहुत गरीब था। शांति आए दिन चंदा को उसकी गरीबी के ताने दिया करती थी। अरे ओ महारानी, सुबह से खाना बनाने में लगी हुई है, पूरे मोहल्ले वालों को दावत देगी क्या? नहीं माँ जी, मोहल्ले वालों को दावत नहीं दूंगी। आज पापा आ रहे हैं ना, इसलिए उनके लिए मटर पनीर बना रही हूँ। हाँ हाँ, बना ले, कभी मटर पनीर खाए तो होंगे नहीं तेरे बाप ने। तुम लोगों को तो सूखी रोटी ही नसीब हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं माँ जी? ऐसा ही बोलूंगी। शादी में दिया क्या है तेरे बाप ने? बस एक जोड़ी कपड़े में तुझे विदा कर दिया। रिश्तेदारों के सामने हमारी कितनी बेइज्जती हुई है वो तो हमें ही पता है। पता नहीं रमन को तुझ में ऐसा क्या दिख गया कि उसे तू ही पसंद आ गया। शांति की बातें सुनकर चंदा की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। अरे ओ नाटकबाज, ये सब नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। चल चुपचाप घर के काम निपटा। आंगन में मैले कपड़े पड़े हैं, पहले उन्हें साफ कर और फिर पूरे घर की सफाई कर। बड़ी आई मटर पनीर बनाने। दरअसल चंदा के पति रमन ने चंदा को एक बार गांव के शिव मंदिर में पूजा करते हुए देख लिया था। उसी दिन चंदा उसे पसंद आ गई थी। फिर तो रमन रोज चंदा को देखने के बहाने मंदिर जाया करता, और एक दिन वो चंदा का हाथ मांगने उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया। वहां जाकर उसने चंदा के माता पिता को सारी बात बताई। तब चंदा के पिता सुरेश ने रमन से कहा, देखो रमन बेटा, हम बहुत गरीब लोग हैं। तुम तो हमारी हालत देख ही रहे हो। हम चंदा की शादी में कुछ खर्चा नहीं कर पाएंगे। अब आप चिंता मत कीजिए। जिस मंदिर में चंदा रोज पूजा करने के लिए जाती है, उसी मंदिर में हम शादी कर लेंगे। आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे, और भगवान की कृपा से मैं भी एक फैक्ट्री में काम करता हूँ और ठीक ठाक पैसे कमा लेता हूँ। मैं चंदा को बहुत खुश रखूंगा। चंदा के माता पिता तो शादी के लिए खुशी खुशी राजी हो जाते हैं, लेकिन शांति को मनाने में रमन को काफी मेहनत करनी पड़ती है, और आखिरकार बेटे की जिद के आगे शांति को झुकना ही पड़ता है। किसी तरह से चंदा और रमन की शादी तो हो जाती है, लेकिन शांति चंदा को फूटी आंख भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन रमन जब फैक्ट्री से लौटकर घर आया। माँ, मेरी फैक्ट्री अब शहर में शिफ्ट हो रही है। अब मुझे काम करने के लिए शहर जाना होगा, इसलिए मुझे वहीं एक कमरा लेकर रहना होगा। शांति मनी मन सोचती है कि ये तो बहुत अच्छा मौका है। रमन के जाते ही चंदा नाम की मुसीबत से छुटकारा पालूंगी। हाँ हाँ बेटा, तू जरूर जा, हमारी चिंता मत करना, तू अपने काम पर ध्यान दे। लेकिन रमन की बातें सुनकर चंदा बहुत उदास हो गई थी। रात में जब सब खाना खाकर सोने लगते हैं, तब रमन ने चंदा से कहा, चंदा, शहर में जब सब कुछ सेट हो जाएगा ना, तब मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। तब तक तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना और माँ जी का बहुत ख्याल रखूंगी। दूसरे ही दिन रमन शहर चला जाता है और वहीं किराए पर एक कमरा लेकर रहने लगता है।
इधर रमन के शहर जाते ही चंदा के ऊपर शांति के जुल्म बढ़ते चले गए। वो चंदा से सारा दिन खूब काम करवाती और उसे खाने के लिए भी नहीं देती। एक दिन घर का सारा काम करके चंदा खाना खा रही थी, तभी वहाँ शांति आ जाती है। कल मुही सारा दिन बस खाती रहती है। इतना कहकर शांति चंदा के हाथ से रोटी छीनकर जमीन पर फेंक देती है। ये आपने क्या किया माँ जी? मैं तुझे अब इस घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जा, चली जा मेरे घर से, गरीब भिखारन कहीं की। और शांति चंदा को घर से निकाल देती है। चंदा बहुत रोई, गिड़गिड़ाई। अब मैं कहाँ जाऊंगी माँ जी? मुझे घर से मत निकालिए, मत निकालिए। कहीं भी जा, लेकिन यहां से चली जा। शांति घर का दरवाजा बंद कर लेती है। अगर माता पिता के घर गई तो उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा और वो बहुत परेशान होंगे। कई दिनों से भूखी प्यासी चंदा इधर उधर भटकने लगी। खाना नहीं खाने के कारण वो काफी कमजोर हो गई थी, जिसके कारण उसे पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। एक दिन वो भटकती हुई उसी शिव मंदिर के पास पहुंची जहां वो पूजा करने जाती थी। वो भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे भोलेनाथ, आपने मेरे साथ कैसा अन्याय किया है? मुझे किस गलती की सजा दी है? चंदा भगवान भोलेनाथ के सामने खड़ी होकर बहुत रो रही थी। थोड़ी देर के बाद वो वहां से जाने लगी, लेकिन जैसे वो वापस जाने के लिए मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, तभी उसने देखा कि सीढ़ी पर एक साधु बाबा बैठे हुए थे और उनके पैरों से बहुत खून निकल रहा था। साधु बाबा दर्द से कराह रहे थे। अरे बाबा, ये आपको क्या हुआ? बेटी, एक पत्थर से टकरा जाने के कारण मेरे पैर में चोट लग गई है। बाबा आप यहीं रुकिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। चंदा जल्दी से मंदिर से थोड़ा पानी लेकर आई और उसने पानी से साधु बाबा के पैर को धोकर साफ किया। फिर चंदा ने अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़कर साधु बाबा के पैरों में बांध दिया, जिससे साधु बाबा के पैरों से खून निकलना बंद हो गया। बाबा, मैं आपकी इतनी ही मदद कर सकती थी। मेरे पास अगर कुछ खाने के लिए होता तो मैं आपको भरपेट भोजन भी कराती। आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है बेटी? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? चंदा ने साधु बाबा को अपनी सारी आपबीती बताई। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम्हारी सारी परेशानियां अब दूर होने वाली हैं। तुमने एक बूढ़े साधु की मदद की है, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। साधु बाबा ने अपनी झोली में से एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा निकाला और चंदा को दे दिया। इस चूल्हे को संभाल कर रख लो बेटी, तुम्हें जो भी चाहिए इस चूल्हे से मांग लेना। इतना कहकर साधु बाबा वहां से गायब हो गए। साधु बाबा को अचानक अपने सामने से गायब होता देखकर चंदा बहुत हैरान रह गई। फिर उसने उस छोटे से चूल्हे को देखा और सोचने लगी, ये चूल्हा तो इतना छोटा है कि इस पर एक पतीली भी नहीं चढ़ेगी, लेकिन साधु बाबा ने कहा है कि मैं इस चूल्हे से जो कुछ भी मांगूंगी मुझे मिल जाएगा। क्यों न मैं इस चूल्हे से खाना मांग लूं? और चंदा ने चूल्हे से खाना मांगा। ऐ चूल्हे, मुझे खाना चाहिए। चंदा के इतना कहते ही उस चूल्हे में से ढेर सारा बना बनाया खाना निकलकर बाहर आ गया। इतना सारा खाना, ये तो बहुत ज्यादा है। ये खाना गरीबों में बांट देती हूँ। चंदा ने जादुई चूल्हे के दिए हुए खाने को मंदिर के पास बैठे भिखारियों को खिला दिया और खुद भी भरपेट खाना खाया। उसके बाद वो उस छोटे से चूल्हे को अपने साथ लेकर चलने लगी। चलते चलते वो बहुत थक गई थी। हे भगवान, कब तक चलती रहूंगी? मुझे बहुत नींद भी आ रही है। क्या ये चूल्हा मुझे घर भी दे सकता है? चंदा का इतना कहना ही था कि उस चूल्हे में से एक छोटा सा घर निकलकर बाहर आया और देखते ही देखते वो छोटा सा घर बहुत बड़े घर में बदल गया। अरे, ये तो जादुई चूल्हा है। वो साधु बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो जरूर कोई पहुंचे हुए महात्मा होंगे। चंदा उस घर के अंदर चली गई और आराम करने लगी। चंदा के पास अब किसी चीज की कमी नहीं थी। वो उस जादुई चूल्हे से जो कुछ मांगती उसे फौरन मिल जाता। इधर शहर में चंदा के पति रमन की नौकरी चली गई और वो गांव वापस आ गया था। रमन और शांति के बचे हुए पैसे भी खत्म हो गए थे। दोनों दाने दाने को मोहताज हो रहे थे। एक दिन चंदा जादुई चूल्हे की मदद से मंदिर के बाहर गरीबों को खाना खिला रही थी। वो जादुई चूल्हे से जितना खाना मांगती और जो भी पकवान मांगती उसे सब कुछ मिल जाता। ऐ जादुई चूल्हे, मुझे हलवा पूरी और मिठाइयाँ चाहिए। चंदा के इतना कहते ही जादुई चूल्हे के अंदर से बड़ी बड़ी पतीलों में भरकर हलवा पूरी और मिठाइयाँ आ गई।
इस जादुई चूल्हे का खाना तो कभी खत्म ही नहीं होता है। इस जादुई चूल्हे की मदद से रोज ना जाने कितने गरीबों का पेट भर रहा है। चंदा गरीबों में खाना बांट रही थी कि तभी उसे लाइन में लगे शांति और रमन दिखाई देते हैं। वे दोनों चंदा को देखकर हैरान हो जाते हैं। चंदा, तुम यहाँ? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। चंदा ने रमन को सारी बात बताई कि कैसे शांति ने उसे घर से निकाल दिया था। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन तू यहाँ इस आलीशान घर में कैसे? माँ जी, मैं सब कुछ बताऊंगी, पहले आप दोनों भरपेट खाना खा लीजिए। चंदा ने जादुई चूल्हे की मदद से शांति और रमन को भरपेट खाना खिलाया। वो जादुई चूल्हे से जो भी पकवान मांगती, चूल्हा उसे सब कुछ दे देता। ये सब देखकर शांति और रमन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। फिर चंदा ने उन्हें बताया कि कैसे उसने एक साधु बाबा की मदद की और बदले में साधु बाबा ने उसे जादुई चूल्हा दिया, जिसकी मदद से वो रोज भूखों को खाना खिलाती है। चंदा, क्यों न हम इस जादुई चूल्हे की मदद से अपना एक ढाबा खोल लें? हमारी बहुत अच्छी कमाई भी हो जाएगी। आपने सही कहा, हम ऐसा ही करेंगे। चंदा और रमन ने अपना एक ढाबा खोला। वो दोनों जादुई चूल्हे से तरह तरह के पकवान मांगते और जादुई चूल्हा उन्हें वो सब दे देता। जादुई चूल्हे का दिया हुआ खाना खाकर लोग उन्हें दुगने पैसे देकर जाने लगे। अब चंदा और रमन माला माल हो गए थे, लेकिन वो दोनों जादुई चूल्हे की मदद से अब भी रोज गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाते थे। श्यामलाल एक गरीब किसान था। उसका आम का एक छोटा सा बगीचा था। सुनिए, घर में खाने के लिए अनाज नहीं है। इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? तुम फिक्र मत करो, मैं इस बार सभी पेड़ों की खूब सेवा करूंगा। देखना, इस बार अच्छे फल होंगे। श्यामलाल शहर जाकर खाद लाता है। सभी पेड़ों में खाद और पानी डालकर उनकी खूब देखभाल करता है। थोड़े दिनों में आम के पेड़ों में मंजर लग गए और कुछ दिनों के बाद उनमें फल भी लग गए। श्यामलाल ने कुछ फल अपने गांव में बेचे। अरे श्यामलाल भैया, कैसे आम दिए हैं तुमने? बिल्कुल भी मीठे नहीं हैं। ये लो, अपने आम वापस ले लो। हे भगवान, इस बार भी फसल कम हुई और आम मीठे भी नहीं हुए। अब इन्हें कौन खरीदेगा? सुनिए, गांव में इन आमों को कोई नहीं खरीदेगा। क्यों ना हम इन आमों को शहर में बेच दें? श्यामलाल ने अपने आमों को एक बैलगाड़ी पर रखकर शहर ले जाकर बेच दिया। आम कम होने के कारण उसे पैसे भी कम मिले थे। आम बेचकर वो गांव की ओर जाने लगा। रास्ते में बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो एक आम के पेड़ के नीचे जाता है। इस पेड़ की छांव में थोड़ी देर सो जाता हूँ। अरे ये क्या, इसकी तो एक टहनी टूटी हुई है। श्यामलाल एक लकड़ी का सहारा लगाकर उस पेड़ की टहनी को अपने गमछे से थोड़ा सा कपड़ा फाड़कर उससे बांध देता है और उस पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगता है और उसकी आंख लग जाती है। थोड़ी देर के बाद श्यामलाल सोकर उठता है। अरे रात हो गई, अब घर कैसे जाऊंगा? तभी श्यामलाल की नजर जमीन पर जाती है। जब वो सो रहा था तब उस पेड़ से कुछ पके हुए आम टूटकर नीचे गिर जाते हैं। इन्हें घर ले चलता हूँ। श्यामलाल उन आमों को अपनी बैलगाड़ी में रखकर गांव ले आता है। गांव पहुंचने पर अरे श्यामलाल, तुम तो आम बेचने शहर गए थे ना? हाँ भैया। तो ये आम कहाँ से लाए? अरे भैया, एक आम के पेड़ के नीचे मैं सो गया था, उसी पेड़ के आम हैं। देखने में तो बहुत रसीले लग रहे हैं, जरा चखाओ तो। ये लो। अरे भैया, ये तो बहुत मीठे आम हैं। ऐसे आम अगर तुम्हारे बगीचे में होने लगे तो तुम तो माला माल हो जाओगे भैया। क्या कह रहे हो? जरा मैं भी तो चखूं। श्यामलाल और उषा उस आम को खाते हैं। ऐसे रसीले आम उन्होंने पहले कभी नहीं खाए थे। ये आम अगर हमारे बगीचे में हो गए तो हम खूब पैसे वाले हो जाएंगे। श्यामलाल उस आम के बीजों को अपने बगीचे में लगा देता है और रोज उनकी देखभाल करता। थोड़े दिनों बाद उनमें से छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। श्यामलाल रोज उनमें पानी डालता और सोचता कि काश ये जल्दी बड़े हो जाएं। एक रात श्यामलाल ने सपना देखा। उसके सपने में वही आम का पेड़ आया जिसकी टहनी उसने अपने गमछे से बांधी थी। वो पेड़ कहने लगा, ये जादुई आम के पेड़ हैं। अगर तुम चाहते हो कि ये आम के पेड़ जल्दी बड़े हो जाएं, तो तुम्हें इन्हें लोगों की नजरों से बचाना होगा।
इन पौधों पर किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। अगले दिन श्यामलाल ने कुछ मजदूर बुलाकर अपने बगीचे की बाउंड्री की दीवारें और ऊंची करवा दी। अब वो आम के छोटे पौधे किसी को दिखाई नहीं पड़ते थे। अरे श्यामलाल भैया, ये दीवारें इतनी ऊंची क्यों करवा रहे हो? जादुई आम उगने वाले हैं क्या? हैं? अरे अब इससे कैसे पता चल गया? अरे नहीं भैया, अब ऐसे ही। बाउंड्री ऊंची हो जाने के बाद श्यामलाल के आम के पौधे थोड़े ही दिनों में बड़े बड़े पेड़ बन गए। ये पौधे तो कुछ ही दिनों में बड़े पेड़ बन गए। ये तो सच में जादुई आम के पेड़ हैं। हाँ, और अब हमारी गरीबी के दिन भी जल्दी दूर हो जाएंगे। कुछ ही दिनों में उन पेड़ों में फल भी लगने लगे। अचानक ही छोटे से पौधों को इतनी जल्दी बड़े होता देखकर ग्रामीण आपस में बातें करने लगे। अरे ये श्यामलाल के आम का पौधा इतने जल्दी कैसे बड़े होगा भाई? हाँ भाई, लगता है कोई जादुई पौधा लाया है। सुना है वो शहर से आम लाया था, उसी आम के बीज के पेड़ हैं। एक दिन जब श्यामलाल उन पेड़ों से फल तोड़ने लगता है तो उनमें से एक फल सुनहरे रंग का था और काफी चमक रहा था। अरे वाह, इस पेड़ में तो फल लग गए हैं, लेकिन ये क्या? ये आम इतना चमक क्यों रहा है? श्यामलाल उस फल को तोड़ता है तो देखता है कि वो फल सोने का है। अरे वाह, सोने का फल! आम के पेड़ ने हमें सोने का फल दिया है। अब हम अमीर बन जाएंगे। इस फल को तिजोरी में रख दो। उस रात श्यामलाल को एक सपना आया। उसके सपने में वही आम का पेड़ था जिसकी टहनी की उसने मरम्मत की थी। ये जादुई पेड़ हैं। अगर तुम इसी तरह से रोज इनकी सेवा करोगे तो ये रोज तुम्हें एक सोने का फल देंगे। अब वो आम का पेड़ रोज एक सोने का फल देता और श्यामलाल रोज उस फल को तोड़कर तिजोरी में रख देता और श्यामलाल एक एक करके सभी सोने के फलों को तिजोरी में रखवा देता था। श्यामलाल अब अपने बाग के दूसरे पेड़ों की तरफ ध्यान भी नहीं देता था और उनमें पानी भी नहीं डालता था। उसके बगीचे के दूसरे पेड़ सूखते गए और उनमें अब फल भी नहीं आते थे। अब श्यामलाल धीरे धीरे अमीर होता जा रहा था। उसे देखकर गांव वाले आपस में बातें करने लगे। अरे श्यामलाल, तेरे बगीचे में आम नहीं होता क्या? अब तू आम बेचने शहर नहीं जाता? अरे श्यामलाल, तेरी लॉटरी लग गई है क्या? है नया घर, सोने की चेन, क्या बात है भाई? अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। उस रात श्यामलाल को फिर एक सपना आता है और उसे उस पेड़ की आवाज सुनाई पड़ती है। अपने बगीचे के दूसरे पेड़ों को भी उतना ही प्यार करो जितना उस सोने के फल देने वाले पेड़ को करते हो। वो सब तुम्हें मीठे और रसीले फल देंगे। लेकिन श्यामलाल की आंखों पर लालच की पट्टी पड़ी थी। उसे तो सिर्फ अपने सोने के फल से मतलब था। उसने दूसरे पेड़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया और एक दिन सुबह जब श्यामलाल सोने का फल तोड़ने गया तो उसने देखा कि उस पेड़ में आज सोने का फल नहीं था और पेड़ एक ही रात में फिर से छोटा होकर सूख चुका था। श्यामलाल की तिजोरी में रखे सारे सोने के फल भी गायब हो गए थे। श्यामलाल जोर जोर से रोने लगा। अब रोने से क्या फायदा? आपके लालच ने आपसे वो सब छीन लिया जो आपको उस जादुई पेड़ ने दिया था। तुम सही कह रही हो। अब तो पुराने पेड़ भी सूखकर बेजान हो गए हैं, उनमें फल भी नहीं है। अब मैं क्या बेचूंगा और क्या खाऊंगा? तभी श्यामलाल को एक आवाज सुनाई देती है। श्यामलाल, तुम्हारा ये जादुई आम का पेड़ अब कभी सोने का फल नहीं देगा। तुम्हारे लालच ने इसका जादू इससे छीन लिया है। अब तुम्हें अपने पुराने पेड़ों की पहले की तरह ही सेवा करनी होगी। वो फिर से हरे भरे हो जाएंगे और उनमें मीठे और रसीले फल भी लगेंगे। हाँ, मैं करूंगा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। श्यामलाल अपने बगीचे के पुराने पेड़ों की फिर से देखभाल शुरू कर देता है। उनमें पानी और खाद डालता है और उनकी खूब सेवा करता है। कुछ दिनों के बाद श्यामलाल के पुराने आम के पेड़ फिर से हरे भरे होने लगते हैं और उनमें फल लगने लगते हैं। इस बार श्यामलाल के पुराने पेड़ों के आम काफी रसीले और मीठे थे और फसल भी अच्छी हुई थी। अरे श्यामलाल, तुम्हारे आम के फल तो इस बार बहुत ही मीठे और रसीले हैं भाई। इससे पहले कि सारे फल गांव में ही खत्म हो जाए, तुम इन फलों को जल्दी से शहर में बेच दो। हाँ, तुम ठीक कहती हो। और श्यामलाल अपने आमों को एक बैलगाड़ी में रखकर शहर ले जाता है और उन्हें बेच देता है। इस बार उसे आम बेचकर अच्छे पैसे मिले थे। श्यामलाल खुशी खुशी घर आ जाता है। उस रात उसने फिर से एक सपना देखा। सपने में
वही आम का पेड़ श्यामलाल से कहता है, अब हर साल अपने बगीचे के आम के पेड़ों की अच्छी तरह देखभाल करना। अब तुम्हें सोने के आम तो कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम्हारे बगीचे के आम बेहद मीठे और रसीले होंगे, जिन्हें बेचकर तुम खूब पैसा कमाओगे। और अब श्यामलाल ऐसा ही करता है और अपने बगीचे के आम को बेचकर खूब पैसा कमाता है। धीरे धीरे पैसा जोड़कर श्यामलाल ने गांव में अपनी एक आम की दुकान खोल ली। क्यों ना हम अपने बगीचे में आम की अलग अलग वैरायटी उगाएं, जिसे बेचकर हमें खूब पैसे मिलेंगे। हाँ, मैं शहर जाकर उन सबके बीज लेकर आऊंगा। और श्यामलाल ने अपने बगीचे में अब अलग अलग वैरायटी के आमों के पेड़ लगाए। कुछ साल के बाद उन पेड़ों में फल आने लगे और श्यामलाल अपनी दुकान में अलग अलग वैरायटी के आम बेचने लगा, जिससे उसकी कमाई खूब बढ़ गई और श्यामलाल माला माल हो गया।